अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़खर ज़मान ने जो बाबर आज़म के सपोर्ट में ट्वीट किया था, उसकी बाज़गश ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई। रोज़ कुछ ना कोई नई इसमें डेवलपमेंट होती रहती है। अब मज़ीद डेवलपमेंट ये हुई है कि भाई ख़बरें आ रही हैं फ़खर ज़मान के भाई ने कोई ट्वीट किया है। गौहर ज़मान साहब हैं जो फ़खर ज़मान के बड़े भाई हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट किया है कि भाई के फ़खर ज़मान वाज़ नॉट हैप्पी और उनसे पूछे बगैर ये ट्वीट किया गया था। जो उनके मैनेजर हैं साया कॉर्पोरेशन के मतलब जो तलहा रहमानी साहब हैं, वो उनके मैनेजर हैं। वैसे ये तलहा रहमानी साहब वही हैं। कुछ टाइम पहले बहुत ही ज़्यादा बात हुई थी कि भाई साया कॉर्पोरेशन के अंडर जितने भी प्लेयर्स हैं वो ही टीम में खेल सकते हैं ऑल, एंड तलहा रहमानी करके जो पर्सन है वो ही तमाम क्रिकेट के मामला रन करना है। बिकॉज़ बाबर, रिजवान, शाहीन, फ़खर और भी हमारे जितने भी प्लेयर्स थे वो साया कॉर्पोरेशन के अंडर में ही थे। एंड ये मतलब पूरा एक सिस्टम है इनका और वो अपनी तरफ से मार्केटिंग करते हैं और पूरा एक ये सिस्टम बना हुआ है। तो खबरें यही थी कि भाई ये जो तलहा रहमानी साहब हैं जो कि बेसिकली तमाम के मैनेजर हैं तमाम प्लेयर्स के, वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन में उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। खैर अब इसमें कहाँ तक सदाकत थी कहाँ तक नहीं थी आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट हो सकता है कुछ सदाकत हो। बिकॉज जिस तवातुर से शादाब खान, मोहम्मद आपके कौन है, हसन अली और इस तरीके के बहुत से प्लेयर्स जिनको चांस मिल रहा था, जो कि मुझे लग रहा था, हम सबको लग रहा था कि डिज़र्व नहीं करते। सो हो सकता है ये चीज़ हो या ये चीज़ एग्जिस्ट करती हो। खैर है, बात हो रही थी यहाँ पे फ़खर ज़मान की, तो फ़खर ज़मान भी साया कॉर्पोरेशन के तहत ही मतलब उनके अंडर में ही हैं। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि जो साया कॉर्पोरेशन के जो मतलब मैनेजर हैं उनके तलहा रहमानी साहब ही हैं, उन्होंने फ़खर ज़मान से पूछे बगैर ट्वीट कर दिया था बाबर आज़म के सपोर्ट में। सो खैर पॉइंट ये है कि अगर उस वक्त पूछे बगैर ट्वीट हुआ था तो क्यों उस पर फौरी एक्शन नहीं लिया गया, और अगर पूछे बगैर ट्वीट किया भी गया था तो डेफिनेटली फ़खर ज़मान को पता चला था जब ट्वीट हो चुका था, तो भी उसको क्यों नहीं डिलीट किया गया। ये इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलने के बाद, इतना ज़्यादा मतलब इसकी जो है कि बात हो रही है, इसके बाद इस चीज़ को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। फर्स्ट तो ये बात है। दूसरी बात, खैर ये अगर पूछे बगैर हुआ था या और कुछ ऐसा कुछ था तो आप शो कॉज नोटिस से पहले ही फेसबुक बता सकते थे या कुछ एक्शन ले सकते थे। खैर उन्होंने एक्शन लेने का वो सोच रहे हैं, बिकॉज बताया जा रहा है या दूसरे कोई मीन्स हैं कि दूसरे कोई एजेंट हैं जो प्लेयर्स के एजेंट होते हैं या मैनेजर होते हैं, वो मतलब अब किसी और से मिलना चाह रहे हैं। एंड साया कॉर्पोरेशन से उन्होंने अपनी है कि राहें जुदा कर ली एंड ऑल। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली इसमें किस हद तक सदाकत है या नहीं है, बट लोग खैर ये भी कह रहे हैं कि वाई नॉट बाबर आजम सपोर्ट कर रहा फ़खर को, फ़खर ने बाबर के सपोर्ट में बोला एंड ऑल। तो भाई ये जो चीज़ है वो तो क्लियर ही है कि आपके जो मैनेजर हैं उन्होंने ट्वीट किया था एंड ही वॉज नॉट एग्री एंड ऑल, इस तरीके की कुछ बातचीत थी। बट वही पॉइंट यही होता है ना कि भाई अगर आप नहीं एग्री थे तो फ़ौरन से पेशतर आप उससे कह सकते थे कि भाई मुझसे पूछे बगैर क्यों लिखा है, एंड जस्ट डिलीटेड। आप उस वक्त उसको डिलीट कर सकते थे, तमाम चीज़ें उसी वक्त बैठ जाती। बट चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, या एट दैट टाइम फ़खर खुश था कि चलो फ़ैन फॉलोइंग उसकी तरफ आ रही है या सिंपैथी उसकी तरफ आ रही है, बिकॉज बाबर के नाम लेके वैसे ही ये सब कुछ होता है। सो आई डोंट नो खैर क्या इसके पीछे सदाकत है या एक्ट। और वैसे भी अब तो खैर मुझे क्लियर हो गया है कि फ़खर के जो ड्रॉप होने के पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो यही हैं कि जस्ट फिटनेस ही उनकी एक इशू है, और अब फिटनेस पे हमने बहुत इशू बना लिया है और इस वजह से वो थोड़े से तपे हुए भी थे फ़खर ज़मान साहब। दैट्स वाई उन्होंने मीटिंग में भी है कि शिकायत लगा दी, और फिर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक क्रिएट हुआ था, मैस क्रिएट हुआ था। आई थिंक वहाँ रियाज एंड उस्मान वाला के दरमियान कुछ है कि मीन्स है कि कुछ ऐसी बात भी हुई थी। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे पूरी स्टोरी नहीं मालूम है। अगर आपको किसी को मेरी ऑडियंस में से मालूम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट इसी तरीके का कुछ हुआ था, जो प्लेयर्स की एनओसी वगैरह के मामले काफ़ी ज़्यादा टाइम से डिस्टर्ब चल रहे हैं। हमने पहले भी बात की थी, मोहम्मद हारिस के हवाले से भी यही हुआ था कि भाई मतलब वो वहाँ पर पहुँच गए थे, फिर कहा क्या कि आ जाओ भाई, नहीं मिल रही एनओसी। और इससे इसी तरह का कुछ फ़खर ज़मान के हवाले से भी हुआ था, तो उन्होंने इस तरीके का है कि शिकायत कर दी थी। तो ये तमाम चीज़ें मिल के मतलब उनके अगेंस्ट जा रही थी, या जो ऑफिशियल्स हैं पीसीबी के वो उनके अगेंस्ट जा चुके हैं। एंड उसी वजह से तमाम मैस क्रिएट किया जा रहा है, मुझे तो खैर यही लग रहा है। खैर बासित अली साहब और भी बहुत से लोग हो गए, वो कह रहे हैं कि बाबर ने ट्वीट क्यों नहीं किया, बाबर ने ट्वीट क्यों नहीं किया। भाई क्यों करे बाबर ट्वीट? आई मीन बाबर ने तो फ़खर को नहीं बोला था कि आप ट्वीट करो, और बेसिकली ये कोड ऑफ कंडक्ट के भी खिलाफ है। आप पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जब आते हो तो आप इस तरीके से कोई भी ट्वीट नहीं कर सकते हो। तो ये जब है कि कोड ऑफ कंडक्ट के ही खिलाफ है, तो वो क्यों कोड ऑफ कंडक्ट की मुखालफत करेगा बाबर आजम? ये भी एक पॉइंट
पॉइंट सबको माइंड में रखना चाहिए। बहुत से लोग मतलब ये हमारे यहाँ कोई है ना कि बेसिक नॉलेज नहीं होती या बेसिक कॉमन सेंस नहीं होता और फिर बस अपने हिसाब से ही बातें करनी होती है सबको। एनीवेज, इसके अलावा पाकिस्तान की टीम पहुँच चुकी है, आपकी ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुकी है एंड कुछ एक हफ्ते में या 7-8 दिन में ही हमारा कुछ ODI मैच स्टार्ट है। 2 हिस्सों में टीम पहुँचेगी। अभी जो भी स्क्वाड के जो मेंबर्स थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लिया था वो अभी पाकिस्तान में ही हैं। वो कुछ टाइम बाद है कि फ्लाई करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट जो आपके के शामिल नहीं थे टेस्ट स्क्वाड में वो तमाम पहुँच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। और आपके कैप्टन मोहतरम भी खैर यहीं पे मौजूद हैं, मोहम्मद रिजवान साहब। कुछ उन्होंने कॉन्वर्सेशन भी की है, उस हवाले से उन्होंने बातचीत की है कि भाई हो सकता है T20I में मैं और बाबर आपको ओपन करते हुए नजर आए। जो बेस्ट इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान का उस हवाले से है कि बैटिंग ऑर्डर चलाया जाएगा। सो मैं भी खैर कुछ टाइम पहले मेरे पास भी है कि कॉमेंट्स वगैरह आए थे कि भाई मतलब रिजवान की सियासत है ऑल और इस तरीके की बात थी। तो मैंने ये कहा कि भाई आई डोंट थिंक कि मतलब रिजवान को इतने इख्तियारात मिले हैं। तो इस हवाले से भी बातचीत हो गई है या क्लियर हो गया है कि रिजवान को इतने इख्तियारात नहीं मिले, बल्कि जो आपके चीफ सेलेक्टर हैं चीफ सेलेक्टर नहीं है, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं शफीक साहब, वो साथ जाएंगे टीम के, वो साथ मतलब होंगे और वो तमाम टीम का सिलेक्शन करेंगे। और जो प्लेयर्स के एजेंट वगैरह जो टीम के सिलेक्शन में इन्फ्लुएंस करते हैं उस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि आपको मोहम्मद रिजवान साहब भी साया कॉरपोरेशन का ही हिस्सा है। सो खैर इस वजह से शफीक को वहाँ पे भेजा जा रहा है, यानी रिजवान के पास कोई इख्तियारात नहीं है। एंड अगर नॉर्मली देखा जाए तो बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी जो है वो बेस्ट है। एंड आई थिंक कुछ उसमें है कि आपको कॉस्मेटिक सर्जरीज करके उसी को अगर आप कंटिन्यू रखो तो सही है। और कहा जाए मतलब ये एक मैसेज कन्वे किया जाए बाबर रिजवान दोनों को कि भाई पावर प्ले यूटिलाइज करके दो हमें, और इसके बाद हम देख लेंगे जो भी हमारे मीम्स है सो कॉल्ड हिटर्स हैं तो वो देख लेंगे। सो आई थिंक इट वुड बी इन पाकिस्तान इंटरेस्ट कि भाई पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि बाबर रिजवान ओपन करें, बट थोड़ा से अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। व्हाट डू थिंक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट ख़बरें तो कुछ इसी तरीके की आ रही हैं। और रिजवान साहब कुछ कॉन्वर्सेशन भी की उन्होंने, तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं CT25 भी जीतूँ, मैं 27 का वर्ल्ड कप भी जीतूँ, मैं कुछ पता नहीं आगे कुछ 26 का वर्ल्ड कप आ रहा है T20I में, शायद उसको भी जीतूँ। आई मीन तमाम वो ऐसे इवेंट्स वो जीत जाएंगे। आई मीन कुछ थोड़ी मतलब मुझे यही प्रॉब्लम है रिजवान के साथ है। एक तो इसका DRS का मसला है कि ये मतलब बिल्कुल तरीके से DRS नहीं ले सकेंगे मोहतरम, और दूसरा ये कि जो कम्युनिकेशन वो है कि नहीं कर सकते तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। या मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी वो जिस तरीके से बातचीत करते हैं वो आपकी थोड़ी सी डेवलप होनी चाहिए, थोड़ी सी। इस हवाले से मैं शान मसूद को हाईली रेट करूँगी कि मतलब उस बंदे के पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो उसको पता है कि कहाँ पे किस तरीके की बात करनी है। एंड बाबर भी खैर स्टार्ट में तो उसको भी नहीं मालूम था, बट थोड़ा थोड़ा करके वो भी ग्रूम हो रहा था। बट आई थिंक रिजवान बिल्कुल इस हवाले से ज़ीरो पर है। सो आई डोंट नो अब क्या मज़ीद कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज तो क्रिएट हो ही चुकी थी कि उन्होंने कहा था कि भाई मैं अवाम नहीं मैं मतलब मैं ये 11 प्लेयर्स का खादिम हूँ और मैं बादशाह बन के बैठ जाऊँगा। तो जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो ये बताया गया कि भाई अगर मैं अपने आप को किंग समझ लूँ एंड ऑल, तो किंग से डेफिनेटली बाबर आजम मुराद होती है। और फिर बहुत ज़्यादा मैस ये क्रिएट हो गया था। तो ये इसी तरीके का मैस क्रिएट होने वाला है, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि भाई कुछ इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरीके से बोलनी है ये मोहतरम को नहीं आता है। तो ये तमाम चीज़ें कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होती रहेंगी। खैर इसके अलावा भी बहुत सी बातें हो रही हैं कि जो न्यूजीलैंड वर्सेस आपकी जो इंडिया की सीरीज़ होनी है उसमें भी इंडिया ने सपोर्टिंग पिचेस बना दी हैं। सो अगर तो खैर ये खबर सच है, सो आई थिंक ये इंडिया को नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इंडिया की एक डोमिनेशन जो उन्होंने इतने सालों तक रखी थी वो आपने इस टर्निंग ट्रैक की वजह से ही रखी थी। एंड अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखो, 1-2 मैचेस ख़राब हो जाते हैं, बट व्हाट आई बिलीव कि इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रख के इसी तरीके के टर्निंग ट्रैक बनाने चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के ट्रैक बना के इंडिया ने हमेशा ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ा है, इंग्लैंड को भी पकड़ा है, साउथ अफ्रीका को, तमाम वर्ल्ड की बड़ी टीम को पकड़ा है। इवन न्यूजीलैंड का भी यहाँ पे दाल निकलती थी एक अर्सा तक, बट अब है कि वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपको उसके सदभाव करना चाहिए। जो उनके प्लेयर्स मींस स्पिनर्स स्पेशली डोमिनेट कर रहे हैं तो उनके लिए आपको सदभाव करना चाहिए, ना कि आप सपोर्टिंग पिचेस बना दो। तो ये आई थिंक खैर ये भी आई थिंक इंडिया के हक में बेहतर होगा, बिकॉज इंडिया की बैटिंग लाइन अप अच्छी है एंड ऑल, बट स्टिल आई थिंक अगर आप टर्निंग ट्रैक बनाओ तो आपको उसका इवेंचुअली फ़ायदा होगा, बिकॉज ऑल द टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूजीलैंड ही है कि डोमिनेट करे। व्हाट डू थिंक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।